हेलो बच्चों, वेलकम टू राहुल पारिक केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। और आज इस वाले वीडियो में हम लोग अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बाद वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। और इस वाले टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए, इतना तो हम लोग जानते हैं कि भाई किसी भी एलिमेंट का अगर अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है, तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनोड पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखते हैं और जिसका भी हमें एसआरपी का और एसओपी का वैल्यू फाइंड करना होता है उसे कैथोड पर रखते हैं। बाद में हाइड्रोजन के वोल्टेज को कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और वोल्ट मीटर की सहायता से हम क्या पता लगा देते हैं, एलिमेंट का एसओपी और एसआरपी का वैल्यू पता लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि सभी एलिमेंट का जो एसआरपी का वैल्यू होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब उनके एसआरपी और एसओपी की वैल्यू को जब हम लोग अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद में जो अपने को एक टेबल मिलती है, जो अपने को एक सीरीज मिलती है, उसी सीरीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। नाउ बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है बेटा, ये एक अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट किसका होता है, एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है। किसमें अरेंजमेंट होता है, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसओपी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसआरपी वैल्यूज इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली एक सीरीज है जिसमें हमने अलग अलग एलिमेंट्स को रखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर increasing order of SRP value and decreasing order of their SOP value. Now, सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आता है, लिथियम आता है। और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट आता है वो कौन सा आता है बेटा, फ्लोरीन आता है। इट मींस कि सबसे ज्यादा जो एसओपी का वैल्यू होगा वो किसका होगा, लिथियम का होगा। सबसे कम एसओपी का वैल्यू किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। इट मींस कि सबसे ज्यादा एसआरपी का वैल्यू, सबसे कम एसआरपी का वैल्यू किसका रहेगा, लिथियम का रहेगा, जो कि माइनस का 3.05 होता है। और सबसे ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। अब यहां तक हमने जब डिस्कस किया है तो इसके बाद में ये अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये वाले टेबल आपको याद भी करनी है। आप चाहे तो इसे अपने द्वारा कोई ट्रिक बना करके भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लिथियम के बाद में एसआरपी वैल्यू ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का होगा। पोटेशियम के बाद में ज्यादा एसआरपी वैल्यू किसका पाया जाएगा, बेरियम का पाया जाएगा। उसके बाद में किसका वैल्यू ज्यादा होगा, स्ट्रोंशियम का। तो ऐसा करते करते जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो इसी अरेंजमेंट के बाद में जो अपने को ये टेबल मिल रहा है, सीरीज मिल रहा है, इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। नाउ इसका अपने लिए एप्लीकेशन क्या है, ये अपने कहां कहां पर काम आता है, उसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वो अपने लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ पहला एप्लीकेशन इसका होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing power, oxidizing and reducing power। नाउ देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले या ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ बोले या फिर ऑक्सीडाइजिंग पावर बोले। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो किसी दूसरे एलिमेंट का क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। अब अगर दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है तो खुद का क्या करवाता है, रिडक्शन करवाता है। ये सारी बातें आपने कहां पढ़ी है, 10th क्लास के अंदर पढ़ी है बेटा। तो अगर किसी का ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, इट मींस कि उसका जो सेल्फ रिडक्शन पावर है, सेल्फ रिडक्शन पावर है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, सेल्फ रिडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग जानते हैं
जिसका खुद का रिडक्शन ज्यादा होता है, जिसका खुद का इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, तो ऐसे एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इट मीन्स कि एक बात आपने यहां से सीखा होगा या एक कंक्लूजन आपने यहां से निकाला होगा कि जिस भी एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा वो एलिमेंट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है। लाइक लिथियम का एसआरपी वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। पोटेशियम का एसआरपी वैल्यू इससे हल्का सा ज्यादा होता है। इट मीन्स कि पोटेशियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू द लिथियम। इसी में हम अगर आगे बात करते हैं रेड्यूसिंग एजेंट वाला फैक्टर और हम यहां पे देख लेते हैं, तो रेड्यूसिंग एजेंट बोलिए या फिर यहां पे रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ बोलिए, रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रेड्यूसिंग पावर, इज सेल्फ ऑक्सीडेशन। अच्छा, सेल्फ ऑक्सीडेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसओपी वैल्यू के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी वैल्यूज के। इट मींस कि आपको यहां से क्या कंक्लूजन समझ में आया कि जिस एलिमेंट का एसआरपी वैल्यू कम होगा उसका सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ ऑक्सीडेशन उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा है उसका रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेगा। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का वो रहता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा ये देख करके बता सकते हैं कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है उसका रिड्यूसिंग एजेंट या वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे कम बिहेव करता है या अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता है। जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे अच्छे से बिहेव कर पाता है। ठीक है, तो ये इसका पहला एप्लीकेशन रहेगा। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं आगे सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। अब रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को क्या माना जाता है कि कोई भी मेटल कितना रिएक्टिव है ये हमें कैसे पता चलता है बेटा, तो इसके लिए कहा जाता है एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। ओके, अब देखिए एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा इट मींस कि उसका एसओपी पोटेंशियल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जिसका एसओपी पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसका एसआरपी पोटेंशियल क्या रहेगा, कम रहेगा। इट मींस कि किसी भी मेटल का जो रिएक्टिविटी होता है, जो रिएक्टिविटी होता है मेटल का, वो हम ऐसा मान सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी वैल्यूज के। लाइक जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा रहेगा उसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा, कम रहेगा, और जिसका एसआरपी वैल्यू कम रहेगा उसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। राइट नाउ पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसका है, लिथियम का है, तो इसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा बच्चों, ज्यादा रहेगा। तो मैं यहां लिख भी देता हूं लिथियम जो रहेगा अकॉर्डिंग टू ईसीएस सीरीज, अकॉर्डिंग टू ईसीएस, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम जो रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा। ध्यान रखिएगा यहां पे हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो लिथियम जो रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा। क्यों रहेगा,
क्योंकि लिथियम का एसआरपी वैल्यू क्या है बेटा, बहुत कम है। जिसका एसआरपी वैल्यू कम होता है उसका एसओपी वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, और जिसका एसओपी वैल्यू ज्यादा होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना भी क्या होता है, इजी होता है। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देता है उसका रिएक्टिविटी भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब इसी में मैं यहाँ पे आपको तीसरा और चौथा फैक्टर समझा देता हूं। मेनली एप्लीकेशन वाले पार्ट में अपने पास में यहाँ पे 4 फैक्टर आते हैं, तो 2 फैक्टर अपने यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको तीसरा और चौथा फैक्टर यहाँ पे और समझा देता हूं। ओके, नाउ तीसरा फैक्टर अपना यहां रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। अब देखिए बेटा, मेटल के लिए हमने रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन किया था कि जो मेटल अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट करता है, जितना जल्दी डोनेट करता है वही उसका क्या होता है, रिएक्टिविटी होता है। इन द सेम वे नॉन मेटल के केस में क्या डिफाइन किया जाता है कि जिस भी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉनों को गेन करना आसान रहेगा उतना ही ज्यादा वो नॉन मेटल क्या रहेगा, रिएक्टिव रहेगा। नाउ अच्छा, इसी में हम यहां पर एक कंक्लूजन ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम लोग कहां से कहां पर जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो टॉप टू बॉटम जाने पर आप मुझे बताइएगा एसआरपी वैल्यूज बढ़ती है या एसआरपी वैल्यूज कम होती है। एसआरपी वैल्यूज वहां पर क्या होती है, बढ़ती है। जब एसआरपी वैल्यूज बढ़ती है, जब एसआरपी वैल्यूज बढ़ती है तो एसआरपी वैल्यूज के बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स क्या होता है, कम होता है, राइट। तो एसआरपी वैल्यूज बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो क्या मैं आपको यहां पर एक बात ये बता सकता हूं कि, चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इनको आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है, राइट। आप अपनी एक अलग से कॉपी बना सकते हैं, उस कॉपी के अंदर आप इन सभी नोट्स को नोट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट नोट है, इन पीसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो उस समय पर मेटल का रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मींस डिक्रीज हो जाता है। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग आगे बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, तो देखिए बेटा इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जिसका इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी ज्यादा होगा उसी का रिएक्टिविटी भी क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा माना जाता है। ओके, अब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन। अब जिसका सेल्फ रिडक्शन ज्यादा होगा, जल्दी होता है, वो उतना ही ज्यादा नॉन मेटल क्या माना जाता है, रिएक्टिव माना जाता है। ओके, अब आप मुझे बताइएगा, ओके, अब सेल्फ रिडक्शन जिसका ज्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एसआरपी वैल्यू के। इट मींस कि जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनों को गेन करना क्या रहेगा, आसान रहेगा, और वो नॉन मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव माना जाता है। नाउ इन द सेम वे अगर हम आगे बात करते हैं
फ्लोरीन के बारे में बात करते हैं। फ्लोरीन का एसआरपी वैल्यू जो रहता है वो क्या रहता है बेटा, हाईएस्ट रहता है। अब इसका एसआरपी वैल्यू अगर हाईएस्ट है, एसआरपी वैल्यू अगर फ्लोरीन का हाईएस्ट है, इट मींस कि ये नॉन मेटल्स में ये क्या रहेगा, ये नॉन मेटल्स में ये यहां पर क्या रहेगा, मोस्ट रिएक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू द एसीएस सीरीज, मोस्ट रिएक्टिव रहेगा अकॉर्डिंग टू ACS सीरीज। ओके, नाउ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल जो रहता है, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द SRP वैल्यू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द SRP वैल्यू। जिसका SRP का वैल्यू ज्यादा रहेगा वो नॉन मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनों को गेन करने का जो टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। इसी में बोलिए टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे SRP वैल्यूज क्या होती है, एलिमेंट्स का इंक्रीज होता है। अगर SRP वैल्यू इंक्रीज होता है तो एलिमेंट्स का, नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट भी अपने बहुत काम का होता है। और चौथा जो अपने पास में आता है, ओके, तो देखिए अभी तक हमने पहले इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर को देखा है, सेकंड हमने यहां पर देखा है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स को, और थर्ड हमने यहां पर देखा है रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स को। तो चौथा फैक्टर जो अपने पास में आता है उसी भी मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ साथ में नोट्स भी करते जाइए। ओके, चौथा फैक्टर मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, या फिर मोर रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को वहां से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए मोर रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल। ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव वाले मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देगा, राइट। और जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ओके, अब देखिएगा जैसे कॉपर नाइट्राइट, पहले मैंने आपके सामने Ag नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है प्लस कॉपर लिया। अब देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो कॉपर होता है वो ACS सीरीज में कहां पर आता है, ऊपर आता है, और जो सिल्वर होता है ये कहां पर आता है, नीचे की ओर आता है। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जा रहे हैं तो इनका मेटल्स का रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब कॉपर जो है वो ACS सीरीज में अगर ऊपर आ रहा है और सिल्वर कहां पे आ रहा है बच्चों, नीचे की ओर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि
कॉपर यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और सिल्वर यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल है। तो कॉपर यहाँ से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से लेस रिएक्टिव सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस करने से क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और प्लस में Ag यहां पर क्या रह जाएगा, अलग रह जाएगा। तो ये रिएक्शन तो क्या होती है, पॉसिबल होती है। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करते हैं, लाइक कॉपर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हमने करवाया है Ag के साथ में, तो आगे यहां कोई रिएक्शन ही नहीं होती है, आगे यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ये आपको कैसे पता चला, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर कहां पे आता है, ऊपर आता है, सिल्वर कहां पे आता है, नीचे आता है। तो जब ये अगर ऊपर आ रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव वाला मेटल लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जब डिस्प्लेस नहीं करेगा तो जो पहले था सॉल्यूशन में अब भी वही रहेगा, तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये हमें कौन बता रहा है, ये अपने को कौन बता रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है एक मेटल्स और नॉन मेटल्स का एक अरेंजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर SRP एंड SOP वैल्यूज। इसमें जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स का SRP वैल्यू बढ़ता है। टॉप पोजीशन पे यहां पे कौन आता है, फ्लोरीन आता है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है बेटा, तो वहां पर नीचे नीचे जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर उनका SOP वैल्यूज क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके बाद में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से हम लोग क्या क्या बातें पता कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे 4 बातें पता कर सकते हैं। पहला तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उसका अच्छा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका अच्छा है, इसका मतलब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन क्या करेगा, आसानी से करेगा। अब दूसरे का अगर ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा तो खुद का वहां पर क्या करेगा, सेल्फ रिडक्शन करेगा। अब खुद का रिडक्शन करेगा, इट मींस कि उसका SRP वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो जिन जिन एलिमेंट का SRP वैल्यू ज्यादा है उनका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, अच्छा होता है। रेड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, रेड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, तो ये दूसरे का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो अपना क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। अपना ऑक्सीडेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, SOP वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वहां पे SRP वैल्यू के क्या हो जाता है, SRP वैल्यू के वहां पे क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, रेड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, SRP वैल्यूज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की हम लोग जब बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इजिली। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, SRP वैल्यूज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऊपर से हम लोग जब नीचे आते हैं तो SRP वैल्यूज क्या होती है, बढ़ती है। अब ऊपर से नीचे अगर हम लोग आ रहे हैं तो SRP वैल्यूज बढ़ रही है, तो ये वैल्यू बड़ी हो रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। मींस की रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, बाद में रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो वही चीज है यहाँ पे, एबिलिटी टू द लॉस ऑफ, सॉरी, एबिलिटी टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, इट मींस कि वहां पे सेल्फ रिडक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, SRP के। SRP अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मींस कि टॉप टू बॉटम अगर जा रहे हैं तो SRP वैल्यूज बढ़ रही है, और जितना ये वाला वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगा। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। तो टॉप टू बॉटम अगर जाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ता है, और जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, फ्लोरीन का SRP वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल माना जाता है अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चौथा यहाँ पे आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या रहता है बच्चों, मोस्ट रिएक्टिव मेटल या फिर नॉन मेटल अपने ही कम रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल को वहां से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने दो मेटल्स का एग्जांपल लिया है, एक कॉपर है, दूसरा सिल्वर है। कॉपर ECS सीरीज में कहां पे आता है, ऊपर आता है, जिसकी वजह से इसका
SRP वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से उसका SRP वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। Ag बाद में आता है तो उसका SRP वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इसका SRP वैल्यू कम है, इसका SRP वैल्यू ज्यादा है, जिसका SRP वैल्यू कम होता है, जिसका SRP वैल्यू कम होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, तो ये यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, ये यहाँ पे कम रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वाले ने लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दिया और यहाँ पे अपने को ये वाली रिएक्शन देखने को मिल जाती है। लेकिन इधर अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर यहाँ पे कम रिएक्टिव है, ये यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में समझ में आ गया होगा और उसका जो एप्लीकेशन होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, तो जितना आपको अभी तक पढ़ाया गया है इससे पहले वाले स्लाइड में आप इन सभी को सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए और यहाँ तक कवर करने के बाद में अब हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके।